हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में मिसेज उषा श्रीवास्तव जी को लेकर आए हैं, उनसे प्रश्न करेंगे। उषा श्रीवास्तव जी, आपका ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। हम लोग जैसा कि पॉडकास्ट की परंपरा है कि हम बातचीत करेंगे और आपके पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे, आपके एजुकेशन से जुड़ी करेंगे, आपके साहित्य से जुड़ी करेंगे, आपके परिवार से जुड़ी करेंगे और आपसे जुड़ी हुई बातें करेंगे। हम पहले चलते हैं, जैसा कि शुरुआत तो करनी होती है कहीं ना कहीं से, तो हम सबसे पहले जानकारी चाहेंगे ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के दर्शकों के लिए, आपके भीतर जो साहित्य का अंकुर है या कविता का अंकुर है या गजल का अंकुर है, वो कब आपके भीतर हुआ, ये कैसे पता लगा? अगर मैं कहूँ तो कविता तो सबके अंदर है जी। बस उसी को कोई गद्य में बोलता है, उसी को हम लोग पिरो देते हैं अपनी काव्य में। जी जी। तो कविता का जो रुझान रहा वो हमारे लगभग 15 साल पहले हुआ जी। क्योंकि राजेश जी को आप जानते हैं, वो लिखते थे और उसका जवाब मैं देती थी। क्या बात है, क्या तो बात जो है। मैं कहूँगी कि कविता का रोपण जो हुआ वो उसी समय हुआ। वाह। और हाँ, प्रॉपर जो एक लेखनी बहर में, मीटर में गीत गजल छंद मुक्तक ये सब लिखना, ये धीरे धीरे ही आता है। मतलब ये कहें कि कविता जो है आपके हर जन्म व्यक्ति तो के में पहले। होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कविता आपकी जब शादी हुई, आपके फेरे पड़े, तभी जी, आपके साथ आई। बिल्कुल। जैसा कि आपने राजेश जी का जिक्र किया, रोपण हुआ। रोपण हुआ उसका। क्या बात है, उसका ये क्या बात कहिए है। खाद पानी जो है वो बाद में पड़ा। बाद में पढ़ा, विवाह के बाद में पढ़ा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी करके, वरना तो ज़्यादातर कहते हैं कि जब हम कॉलेज गए थे, कॉलेज में हमारे साथ ये प्रेम में ये हुआ और वो हुआ, तब कविता और गज़ल उत्पन्न हुई। लेकिन ये अच्छी बात है आपके लिए, बहुत शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि कॉलेज का जिक्र हुआ, तो ये पहली बार जब आप अपने क्षेत्र के, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, वहाँ जब कॉलेज में गए, तो आपके सीनियर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रैगिंग के रूप में क्या मस्ती की? सर, ये बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा हमेशा से बना रहता है और जी जी खासकर जी जी। डर जो होता है वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है, भय। जी। तो रैगिंग जैसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि जब आप गलत होते हैं मुझे लगता है तभी कुछ होता है। जी। हाँ, ये यहाँ बात यहाँ अलग है। एक जानकारी कि जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो गलत होते हैं तब रैगिंग करते हैं, या जूनियर जाते हैं वो गलत होते हैं तब रैगिंग करते हैं? देखिए, हम अयोध्या वाले हैं। जी। तो ये सब थोड़ा बड़े उसमें ज़्यादा होता है, अयोध्या में थोड़ा डिसिप्लिन होता है। जी। और हाँ, ये बात है कि जो जैसा रहता है उसके साथ वैसा होता है। जी। अब जैसे मान लीजिए हम साकेत में, अयोध्या में साकेत में जाते थे पोस्ट ग्रेजुएट, तो सीढ़ियाँ थी, हमें सेकंड फ्लोर पे जाना रहता था जी। और सेकंड फ्लोर पे बिल्कुल बॉयज़ एकदम खड़े हो जाते थे। जी। परंतु मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें जाने में रास्ता ना मिला हो, ये मेरा सौभाग्य है। जी। हाँ, अगर ऑटो आती थी, हम लोग बैठते थे तो पहले वो लोग हमें बैठाकर फिर वो अपना करते थे, अपना जाते उन्हें थे। पता लगा कि आप अयोध्या से हैं, राम की नगरी से, शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये वजह भी हो सकती नहीं है। नहीं, मैं साकेत से ही पढ़ी हूँ, अयोध्या में ही ऐसा जी है। जी तो जी जी। इसलिए मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा व्यवहार मैं गर्ल्स के साथ भी रहा, बॉयज़ के साथ भी रहा, को एजुकेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं बहुत हुई इस अच्छे, तरह। बहुत अच्छे, लकी हैं आप। बिल्कुल। बिल्कुल उषा जी बहुत लकी है। जैसा कि सभी को पता है कि अभी हाल ही में आप ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के माध्यम से रांची में एक आपने सर्वभाषा कार्यक्रम किया और आपने बुलंदियां छुई, अपने साहित्य के क्षेत्र में एक लंबी छलांग मारी। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे जीवन का बहुत ही खूबसूरत पल रहा जी। और मैं हमेशा ऋणी रहूंगी अपनी माँ की कि जी। जिन्होंने बहुत ही मेरे अंदर ये चीज़ जज्बा पैदा किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और बैठी थी और मेरे किसी से बात हो रही थी, एकाएक दिल्ली आकाशवाणी से फ़ोन आता है बैरवा सर का कि आपको चलना है रांची। तो मैं कभी बाहर नहीं गई थी, कवि सम्मेलन में हम हरिद्वार और मथुरा तक गए थे। जी। बाकी वहाँ पर जब जाना हुआ तो मैंने सीधा कहा कि अरे वहाँ कैसे जाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको है तो चलिए। तो गई और बहुत अच्छा लगा सर। पूरे भारत से जो लोग आए थे, जी सर्वभाषा जी काव्य जी सम्मेलन जी था। जी। तो पूरे भारत से कवियों को एक मंच पे सुनना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और विशेष बात ये थी कि उसमें आतुकांत रचना जो बोडो भाषा पे करना था, उसमें मैंने गज़ल के रूप में ढाला था और मेरे ख्याल से जितने कवि थे 22 कवियों में मैंने ही गज़ल लिखी थी, जिसको बहुत पसंद भी किया वहाँ पे लोगों ने।
बहुत अच्छा सफ़र रहा, जो कि हमने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। आपने रांची में जो है दिल्ली का एक झंडा गाड़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने समसामयिक रूप पर कविताएं और गज़लें लिखी हैं एक स्त्री के मनोभाव को देखते हुए। अगर आप स्त्री नहीं पुरुष होती तो ऐसी कौन सी लेखनी, ऐसे कौन से भाव रह गए हैं या छूट गए हैं जब आप एक पुरुष के रूप में अपनी लेखनी चलाती? हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखिए, लेखनी जो है स्वच्छंद होनी चाहिए। जी। मुझे ऐसा लगता है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। हम्म। हाँ, परंतु पुरुष वर्ग जब श्रृंगार लिखते हैं तो उनके लिए काफ़ी हद तक बहुत सुविधाजनक हो जाती है, चाहे वो श्रृंगार पढ़ने में चाहे श्रृंगार लिखने में बहुत बारीकी से लिख सकते हैं। परंतु जब महिलाएं उसी श्रृंगार को लिखती हैं और पढ़ती हैं तो बहुत सारी लेखन में तो आ जाती है, परंतु एक जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं संकोच आता है, और वो धीरे 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 जब आप पंच करते रहिए तो अपने आप आ जाता है एक दिन। परंतु मैं ये भी कहूँगी कि श्रृंगार लिखना जरूरी है दोनों के लिए, पुरुष और स्त्री के लिए, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। परंतु जो श्रृंगार लिखा जाए वो वास्तविक रूप में श्रृंगार होना चाहिए, उसमें वाह फुहड़ता ना हो कहीं वाह पर। तो ये मेरा मानना रहता है। बाकी श्रृंगार तो रसों का राजा है, और अगर मैं पुरुष होती तो मैं वास्तव में श्रृंगार को महत्व देती। वाह 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 वाह। चलिए, पुरुषों के लिए इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में इंतज़ार किया जाएगा। और हमारे जो राजेश जी होंगे वो स्त्री बनेंगे। आपसे जो जो ज़्यादा रसोई के अंदर जो फरमाइश करते हैं फिर आप करेंगे उनके लिए फरमाइश कि आज ये बनाना है, आज वो बनाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, चाहे साहित्य हो, राजनीति हो, चाहे समसामयिक विषय हो, सोशल मीडिया से आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ, इस विषय में भी हमें बताएं। सर देखिए, सोशल मीडिया का अपना एक बहुत ही अगर आप सोशल मीडिया का सही प्रयोग कर रहे हैं जी, चाहे अपने को हाईलाइट करने के लिए, चाहे अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए, बहुत सारी रील्स आप देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। जी जी। तो अगर उसका बेनिफिट लिया जा सके तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, और उससे बुरा भी कुछ नहीं है जी। क्योंकि ये आपके ऊपर है, चुनाव आपके ऊपर है, सब कुछ दे दिया है, चुनाव आपके ऊपर है कि आप सही चीज़ों का प्रयोग करते हैं गलत। मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे भी, मैंने जब कविता जगत में कदम रखा, साहित्य जगत में, तब मैं छोटी छोटी पंक्तियाँ लिख करके उसमें डालती थी फेसबुक पे, और लोग पसंद करने लगे। तो धीरे धीरे जब छंदबद्ध रचनाएं आने लगी, मैं गीत गज़ल डालने लगी, तो लोगों को बहुत पसंद आती गई। और मुझे याद है कि एक मैंने संबंध पर एक लिखा था गीत, उसको 1,22,000 से 27,000 लोग देखे, उसको जो सीन हुआ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सोशल मीडिया आपके पास है तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। उषा जी, अभी सोशल मीडिया की हम बातचीत कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से क्या लाभ मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो सोशल मीडिया की वजह से जो हम इस दुनिया को छोटा महसूस करते हैं, विश्व तक की जानकारी सोशल मीडिया से हमें मिलती है। हम भारत की बात करते हैं कि भारत में ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर महिलाएं या बच्चे अपनी मौलिक ज़रूरतें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको सोशल मीडिया से ही पता लग जाता है कि फला राज्य में ऐसी स्थिति है। अगर आपको वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनीतिक पद दे दिया जाता है तो उस विषय को लेकर आप क्या परिवर्तन करेंगे, इस विषय में हमें बताएं। सर ये मुझे याद आ गई उस मूवी की जो एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन के मुख्यमंत्री। जी जी। तो देखिए, ये विचार यदि अपने अंदर है तो मैं ये मानती हूँ कि खेत में काम करने वाले किसान से लेकर के और राष्ट्रपति तक के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो सबसे पहले खत्म करने की चीज़ है वो भ्रष्टाचार है जी। क्योंकि किसी भी, चाहे सरकारी कर्मचारियों को ले लीजिए, चाहे नेता राजनीति पर लीजिए, चाहे सामाजिक आर्थिक जो भी है, हर चीज़ पूर्णतः जाता है हमारा विचार कैसा है। अगर हमारा विचार सही है तो हम घूसखोरी ले लीजिए, आप उठा लीजिए, किसी भी ऑफिस में लोग बिना लेन देन के काम नहीं होता, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी भी जनता की भी आदत पड़ चुकी है कि 2 पैसा दे के अगर हम छूट रहे हैं तो ठीक है, जल्दी काम करवा लेते हैं।
तो ये अब तो धर्म से लेकर के और किसी भी क्षेत्र में छूटा नहीं है। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करने की और सही कानून में भी जो एक नियम है उसको फॉलो करने की भी, कानून व्यवस्था को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। जी। तो इसमें आप अगर प्रशासनिक पद पर रहते हैं या साहित्यिक क्षेत्र में रहते हैं, तो उसमें जैसे साहित्य की बात करते हैं तो हम चाहेंगे कि अपनी कोई रचना या किसी शेर से ऐसा प्रहार करें ताकि दर्शकों को और उन प्रशासनिक अधिकारियों को या उन राज्य के मंत्री शंत्रियों को पता लगे कि ऐसा करने से ऐसा नहीं हो सकता। सर मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी और जी, स्वागत। बहुत पसंद किया लोगों ने कि हम शिकंजों में ही कसते जा रहे हैं, ध्यान देना। हम शिकंजों में ही कसते जा रहे हैं, ध्यान देना। वाह। मजहबी बातों में फंसते जा रहे हैं, ध्यान देना। वाह। और आज हिंदुस्तान में हर ओर खुशियां हैं मगर क्यों, कि आज हिंदुस्तान में हर ओर खुशियां हैं मगर क्यों, हर किसी के दिल धड़कते जा रहे हैं, ध्यान देना। वाह 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 वाह। तो वास्तव में किसी भी घर में आप उठा के देखिए, कहीं खुशी विलुप्त सी होती जा रही है। ऐसा क्यों, ये बहुत विचार करने की ज़रूरत है आज बिल्कुल समाज बिल्कुल में। बिल्कुल। उषा जी, आपने बताया कि ये विचार करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है। तो हम आते हैं रिश्तों के ऊपर, क्योंकि वर्तमान में जो रिश्ते हैं, रिश्ते जो शब्द है या रिश्ते की जो परिभाषा है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। चाहे वो माँ बेटी के हो, माँ बेटे का हो, माता पिता का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो या बच्चों से पिता का हो, दादा दादी का हो, रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं। इनका क्या कारण है? मुख्य धारा में इन्हें कैसे सजो के रखा जा सकता है? मैंने कहीं सुना था किसी सत्संग में कि दुख का कारण जो है वो अपेक्षा है जी। परंतु मैं ये मानती हूँ कि बिना अपेक्षा के ये दुनिया नहीं चल सकती जी, ये जीवन नहीं चल सकता। जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाजुक जो रिश्ते हो गए हैं। मैं बहुत सारे रील्स आप स्क्रॉल अगर कभी हो गया तो मैं देखती हूँ कि एक अगर कोई शिक्षाप्रद आप कोई चीज़ बनाएं तो उस पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं, परंतु अगर रिश्तों पे कटाक्ष कर दी जाए किसी चीज़ पे तो इतनी फॉलोअर और इतने ज़्यादा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये विचार करने योग्य बातें हैं कि क्या हमारे रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम किसी भी रिश्ते को उठाते हैं और उस पर कटाक्ष करके बना देते हैं? क्या वास्तव में हम ऐसा जीना पसंद करेंगे? क्योंकि देखिए हर घर में एक बच्चा है, 90% लोगों के यहाँ एक बेबी है। आप सोचिए रिश्ते तो अपने आप फ्यूचर में ख़त्म हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उन रिश्तों को बचाना है तो अपने अपने पद के जो गरिमा है उसको पूर्ण रूप से हमें जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। उषा जी, आपने कहा कि रील में रिश्तों को पसंद करते हैं, वर्तमान में जीते नहीं हैं उन रिश्तों को। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ। ये जो रिश्ते जो कमज़ोर हो रहे हैं वो जीना हमें पड़ेगा। आपको याद होगा कि आपके परिवार में जब आप अपने दादाजी के, नाना जी के जाते थे तो उनके भी भाई बंद मिलते थे, एक बहुत बड़ा परिवार मिलता था, सामूहिक भोजन बनता था, बहुत अच्छा लगता था। जो भाई बहन रिश्ते में लगते हैं, मौसी के, चाची के, नानी के, तो वो एक मतलब भाई और बहन का ही रिश्ता होता था और उनसे बड़ी मस्ती करते थे, खाने पीने की हो या पढ़ने लिखने की हो, तो एक रहता था, एक जुनून रहता था। लेकिन वो सब खत्म हो गया है। बिल्कुल। और कोरोना के बाद तो जो दादी और नानी के रिश्ते, दादी के यहाँ जाने की और नानी के यहाँ जाने की जो यथा स्थिति थी, एक परंपरा थी, वो भी खत्म हो गई है। तो इसको कैसे सजो के रखा जा सकता है? क्या करना चाहिए वर्तमान में इस युवा पीढ़ी को? सर मुझे लगता है कि जो बचपन हमने जिया है, क्योंकि हमारा जो बचपन था उसमें मुझे याद है कि ये अभी अप्रैल मई लग गया है और मई में 20 मई के बाद हम लोग इंतजार करते थे छुट्टियों का। उससे पहले रिजर्वेशन करा लेते थे। आप समझिए कि बहुत समय नहीं हुआ है, थोड़ा ही पीछे जाइए तो हमारी मम्मी की पूरी फैमिली, सारी बहनें आ जाती थीं और पापा की भी सारी बहनें आती थीं। कहने का मतलब यह है कि वर पक्ष और वधु पक्ष के दोनों के रिलेटिव थे और वो दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज करते थे, सब करते थे, सब खाते थे। इतना आनंददायक वो पल हम लोग के लिए रहता था। और अब एकल परिवार हो गया है और बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में टूट रही हैं। उसको सजोने का बस एक है कि हम एक दूसरे की मनोभाव को समझें। वो
वो कोई भी रिश्ता हो। ये कहें कि व्हाट्सएप पर पारिवारिक रिश्तों के ग्रुप बनाने की बजाय वर्तमान में उनसे टच होकर जिए। बिल्कुल। और सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही आप दोनों पक्ष को ये करना होगा। एक पक्ष पे जहाँ भार लादा जाएगा वहाँ रिश्ते टूट जाएंगे। तो दोनों पक्ष अगर निभाए तो रिश्तों की मजबूती बहुत अच्छे से बनती है और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर रिश्ते में। चलिए उषा जी, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तो युवा पीढ़ी की ओर आते हैं। युवा पीढ़ी वर्तमान में अपना करियर बनाने के लिए अपने जो पारिवारिक जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, उससे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। जो विवाह करने की जो उम्र है वो काफ़ी बढ़ गई है। मुझे जहाँ तक याद है, मेरी उम्र मात्र 19 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हो गया था और 19, 20, 21, 22 तक सभी लड़के और लड़कियों का उनके अभिभावक विवाह कर देते थे। एक आध साल लेट हो गए या जो भी है, लेकिन वर्तमान में 35 और 40 साल की उम्र हो गई है बच्चों की और वो कैरियर को डेवलप करने में, कैरियर को बनाने के लिए जूझते हैं, अपने परिवार को बनाने के लिए नहीं जूझते। बल्कि मुझे लगता है कि जीवन जो है पैसे से नहीं, रिश्तों से, संबंधों से, अपनों से चलता है। बिल्कुल। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अगर आप पैसे से नहीं, तो ये मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है रिश्तों को सजोने के लिए आज। जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कैसे सजोया जाए रिश्तों को, जी आपने जो कहा अभी ये बात फैक्ट है और मैं कायस्थ हूँ, तो मैं कहीं और दूर ना जाकर केवल अपने इर्द गिर्द बात करूँगी जी कि हमारे कास्ट में, मैंने अभी जो पिछला हमारे बाद जो जनरेशन आई, हमारे यहाँ नियम था कि 24 से 26 तक शादी लड़कियों की कर ली जाएगी और 28 तक लड़कों का। तो ये एक बना दिया था, एक आप गाइडलाइन बना के चलते हैं माता पिता। तो अब बीच में क्या आया कि हमारे साथ के ही जो बच्चे 35 वर्ष के हुए और वो पहले कैरियर बनाए, फिर उनकी जॉब भी लग गई, उसके बाद भी वो तैयारी करते रहे। मैं इसको अदरवाइज़ नहीं ले कोई, क्योंकि कैरियर के चक्कर में मैंने देखा कि जब जॉब लगने के बाद भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ रही हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों क्षति हो रही है। जी। तो हमें ये नियम कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा कि हमारा जो मोटो क्या है पैसा कमाने का, और उसके साथ साथ हर चीज़ एक क्रम में बनाना ज़रूरी है। ये बहुत ही नुकसानदायक है समाज में, क्योंकि जैसे जैसे हम शादी को लेकर के लेट करेंगे, उसी हिसाब से हमारी और जिम्मेदारियां लेट होती हैं। भावी जो पीढ़ी है वो बहुत लेट हो जाती है। तो एक स्वस्थ समाज के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अपने हर जिम्मेदारी को समय अनुसार किया जाए। कैरियर के साथ साथ इन रिश्तों को भी जोड़ा जाए, रिश्तों को भी बनाया जाए। हम आगे चलते हैं उषा जी, जैसा कि हमारी बातचीत सामाजिक रूप से हो रही है, खासकर युवाओं पर हो रही है, तो ये भी देखा गया है कि युवा पीढ़ी आज नशे के दलदल में भी फंसती जा रही है। इस विषय पर क्या कहेंगे? सर, नशा, हम लोग शांति कुंज से जुड़े हैं, हम लोग बचपन से ऐसा माहौल देखे। मैं जब 2002 में शांति कुंज गई और 9 दिन का मैंने सत्र किया वहाँ पर जी। तो एक आप जब ऐसी ऊर्जावान जगह पे रह कर के आते हैं तो अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा ले करके जाते हैं, या आप अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं अभी क्योंकि गाज़ियाबाद में हूँ तो बहुत सारे घर से बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। मैंने अभी किसी के मुँह से सुना कि ये ड्रिंकिंग जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है जी। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा और मैं ये सोच रही थी कि अगर ड्रिंकिंग स्टेटस सिंबल है तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा छोटी सोच कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जहाँ एक तरफ सनातन धर्म की बातें करते हैं, हम अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने बहुत सारे घर बर्बाद होते देखे हैं, किसी के ऊपर कंट्रोल, कोई कंट्रोल कर ले जाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है इस नशा को लेकर के। तो बहुत सारे घर मैंने बहुत टूटते हुए ये तो आपने घरों में ये किटी पार्टी जैसा एक नशे के बारे में बताया कि जहाँ मेल फीमेल दोनों हैं। हाँ। लेकिन युवा वर्ग है वो ड्रिंक के अलावा भी अन्य कई तरीके से नशा कर रहा है। वो अपना कैरियर बनाने के लिए, जल्दी में करने के लिए वो इस तरह से अपने शरीर को मॉडिफाई करता है कि वो आगे बढ़ जाएगा।
लेकिन युवा पीढ़ी काफ़ी पीछे होती जा रही है, उनकी उम्र कम होती जा रही है। सर, युवा पीढ़ी को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को तभी शिक्षित कर सकते हैं जब हम खुद उस रास्ते पर चलें जी। क्योंकि हम बच्चों को अच्छी बात बताएं और हम ना चलें, ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहले अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, युवाओं को बचाना है, तो हमें खुद अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। एक मुझे याद आ गया कि शायद गांधी जी से कोई पूछा था कि गुड़ बहुत खाता है, शायद मुझे जहाँ तक कहानी याद आ रही है, तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद मिलना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कहे तू उस समय क्यों नहीं बताया, कह रहे तब तक मैं खुद लेता था। तो ये सबसे पहले बात तो यही कहूँगी कि अगर आपको भविष्य की चिंता है और अपने जिस तरीके की युवाओं की सोच बन रही है, बहुत ही दुखद बात है जी, और इस पे हमें थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा और युवाओं को भी सोचना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ उषा जी, हमारी बहुत सारी चिंतन मंथन की बातें हो गई हैं और हमारे श्रोता, हमें लगता है कि इस तरह की बातें सुनकर बड़े बोर हो गए हैं। हम चाहेंगे चलते चलते कोई ऐसी मस्ती वाले गज़ल का एक शेर हमारे श्रोता को सुनाएं, ताकि वो इन सब पर चिंतन के बावजूद भी वो रिफ़्रेश महसूस करें, वो मस्ती भी लेकर जाएं हमारे साथ में। बिल्कुल, जैसे अभी आपने श्रृंगार की बात की थी, तो जी, श्रृंगार जी। पे ही एक गज़ल के कुछ 1-2 अशार रखती हूँ। जी, स्वागत। कि वो एक बार पलट कर ज़रूर देखेगा, वाह। वो एक बार पलट कर ज़रूर देखेगा, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, वाह। मुझको चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, तो उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, वाह 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 वाह, तो उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। वाह वाह उषा जी, आपने वाकई हमारे श्रोताओं को आनंदित कर दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का पॉडकास्ट और हमारे साथ जुड़े रहिए एक नए साथी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।